सो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि कैसे तुम्हारा फॉर्मूला लिखा जाता है, याद है सबको? वी हैड डिस्कस्ड राइटिंग फॉर्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब सो फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में अल्टीमेटली वैलेंसी यूज करके हम लोग वैलेंसी या फिर चार्ज यूज करते हैं। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड हम लोग क्या करते हैं, उसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या करते हैं, वी यूज चार्जेस इंस्टेड ऑफ वैलेंस, है कि नहीं? याद है सबको? बट कॉन्सेप्ट इज द सेम। वहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स के नीचे उन लोग का वैलेंसी लिखते हैं और क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, याद है ना ये? हाँ सबको याद है? हाँ सर। सो तुम लोग का बुक में देखो, देयर आर सम एग्जांपल्स। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये तो मैंने ऑलरेडी उस दिन क्लास में समझाया था। इससे समझाया था, इससे वाला नहीं समझाया, बट सेम चीज। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का, इस एग्जांपल में हाइड्रोजन का कितना बैलेंस है, 1। तो यहाँ पे में क्या होगा, 1 होगा बैलेंस। क्लोरीन का यहाँ पे कितना था, क्लोरीन का यहाँ पे 1 था, सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1 ही होगा, वो अलग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी तुम्हारा एक एलिमेंट का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोजन का वहां पे भी H2O में भी 1 ही था वैलेंसी, यहाँ पे भी 1 ही होगा। ठीक है, NaCl में क्लोरीन का 1 था वैलेंसी, यहाँ पे भी 1 ही होगा। समझ में आया? सो क्रिस क्रॉस हो गया तो फॉर्मूला क्या होगा, HCl होगा। ठीक है, H1Cl1 मतलब HCl। 1 को यूजुअली हम लोग नहीं लिखते हैं, जैसे हम लोग एल्जेब्रा में x के ऊपर अगर 1 का पावर होता है या फिर कोफिशिएंट में 1 होता है तब हम लोग नहीं लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारा लिखा नहीं जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो H और S है, हाइड्रोजन और सल्फर है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है और सल्फर का 2 है। कैसे आया, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये निकाल पाओगे तुम लोग, वैलेंसी का वैल्यू निकाल पाओगे? समझाया था मैंने लास्ट क्लास। हाँ बार बार बोल रहा हूँ, ये जो टेबल मैंने यस ड्रॉ, सर। ये जो मैंने टेबल ड्रॉ करके दिया था, यू हैव टू लर्न दिस। ओके, अरे मैं तो नहीं था, पहला क्लास में दिखाया था। हाँ, ये वाला टेबल 1 to 20 जितना भी एलिमेंट्स है, इन सबका तुम्हें क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। तो सल्फर का जैसे यहाँ पे 2 निकला, 2 कैसे निकला, 16 था, तो 16 होने से क्या हो जाएगा, 2,8,6, मतलब इसको 2 एक्स्ट्रा चाहिए, है कि नहीं, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। सो दैट इज वाई इट्स वैलेंस इज 2। सो इस ऐसे करके फॉर्मूला, तो H2S का फॉर्मूला ऐसा हो गया। उसके बाद CCl तो मैंने ये भी समझा था लास्ट क्लास में, कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड था। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस वर ऑल आयंस, है कि नहीं, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, इस पे चार्ज यूज किया गया है इसका। तो उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी क्या होगा तुम्हारा, एल्यूमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2, तो क्रिस क्रॉस हो गया चार्ज। ठीक है, तो ये टेबल और ये टेबल अगर सीखोगे तब तुम्हारा फॉर्मूला लिखना इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो हैव टू लर्न दिस 2 टेबल्स, अंडरस्टूड? टेबल 3.6 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, एवरीवन क्लियर? यस सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यस सर। तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड है, सेम है। तो यहाँ पे जब सेम हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जो एटम्स का नंबर होता है उसका रेशियो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, सो सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे देखो Ca2O2 होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, तो 2:2 है ना, सो इसको 1:1 लिख देंगे, है कि नहीं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। सो दैट विल बी CaO। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला NaNO3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे चार्जेस यूज होगा बिकॉज दिस आर आयंस, है कि नहीं। NO3 का तुम्हारा आयन यहाँ पे है, मैंने कुछ कुछ यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे है ना,
NO3, ठीक है, माइनस, तो -1 है इसका चार्ज, और Na का ऑब्वियसली क्या होगा, प्लस होगा, मतलब +1, ठीक है। ये साइड में जो लिखा रहता है उससे तुम चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। +1, 2 माइनस, उसके बाद 2 प्लस, सब निकाल सकते हो, 3 प्लस, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा NaNO3। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH होता है, OH माइनस और Ca2 प्लस। सो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। सो OH जो है, OH के सराउंडिंग में ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, गलती से ऐसे लिख देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुम्हारा यह है कैल्शियम, और यह है हाइड्रोक्साइड। सो इसका होगा तुम्हारा 2 प्लस, और यहाँ पे होगा 1 माइनस, ठीक है, या फिर +2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे चार्ज है ना। सो दिस इज +2 एंड दिस इज -1। सो बहुत लोग क्या करते हैं, जब क्रिस क्रॉस करते हैं, क्रिस क्रॉस एंटायर 2 में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, ये 2 बार, मतलब 2 चाहिए होगा यहाँ पे, नॉट हाइड्रोजन 2 होने से नहीं होगा, ओके। सो इट्स ए ग्रुप, ओके। ऐसा जब तो तुम लोग ग्रुप देखो PO4, उसके बाद CO3 2 माइनस, ये सब क्या होता है, ये सब ग्रुप होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस अलग अलग से नहीं लगाता है, पॉलीएटॉमिक आयंस सारे ग्रुप, ठीक है। तो जब भी तुम लोग ऐसे इंटरचेंज क्रॉस एक्सचेंज करोगे चार्जेस को, सो तब क्या करोगे, डोंट राइट द वैल्यू, डोंट राइट द चार्ज दैट हैज बीन क्रॉस शिफ्टेड विथ ओनली, ऐसे ऐसे मत लिख देना एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, गलती से CaOH2 लिख देते हैं, तो Ca का तो 1 हो गया, OH का क्या ऐसे लिख देता है, दिस इज रॉन्ग, समझ में। व्हाट इज द प्रॉपर वे, द प्रॉपर वे इज टू मेंशन दैट यू नीड 2 ग्रुप्स ऑफ OH, ठीक है। तो 2 मतलब इंस्टेंस चाहिए OH, समझ में। तो OH इज ए ग्रुप, OH को तुम सेपरेट मत कर देना। यहाँ पे जो तुमने OH2 लिखा है, इसका मतलब है कार्बन, कैल्शियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है। बट इन रियलिटी क्या होना चाहिए, इन रियलिटी होना चाहिए ये ग्रुप 1 होना चाहिए, ये ग्रुप 2 होना चाहिए। सो दिस इज इम्प्लाइड बाय दिस फॉर्मेट, ओके। समझ में आया ये चीज, तो ये गलती कभी मत करना, दिस इज एंटायरली रॉन्ग, क्लियर। यस। बाकी को समझ में आया। यस सर। यस सर। ट्राई करना, इजी है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो थोड़ा समझ में आ गया तुम लोगों को। जैसे ये वाला NH4SO4, NH4 2SO4, मतलब NH4 का चार्ज पहले लिख लो। NH4 का कितना है, NH4 का ऑब्वियसली प्लस है, एमोनियम ग्रुप है, ठीक है। सो NH4 प्लस, +1 चार्ज है, और लास्ट में क्या है, SO4, तो SO4 2 माइनस होता है, ठीक है। SO4 का 2 माइनस होता है, SO3 का 2 माइनस, 3 का भी 2 माइनस होता है, SO4 का भी 2 माइनस होता है चार्ज। सो उसका चार्ज तुमने लिखा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी NH4 के ऊपर 2 लिखना है, ठीक है, एज ए ग्रुप, इसलिए ब्रैकेट यूज किया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, N लिखा, H लिखा, 4 के साथ ब्रैकेट में, सिर्फ H के साइड में ब्रैकेट में 2 लिख दिया, या फिर H के साइड में 4 ना लिख के 8 लिख दिया, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा, समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई दूसरा वाला चार्ज, यहाँ पे से तो 3 प्लस होता, तो SO4 के सराउंडिंग में ब्रैकेट होता है, वहां पे हम लोग 3 लिखते, समझ में आया। समझ में आया सबको। हाँ। सो यस सर। बी केयरफुल विद दिस, ओके। तो ट्राई, ये सब क्वेश्चंस ट्राई करना, एग्जाम में तुम लोग को ऐसा डक ही देगा। सोडियम ऑक्साइड में क्या रहेगा, ऑब्वियसली ऑक्साइड आयन रहेगा, तो सोडियम आयन रहेगा, तो ऑब्वियसली मेरे को पता है ऑक्साइड आयन मतलब O2-, और सोडियम क्या होगा, Na+, तो ऑब्वियसली शिफ्ट करेंगे तो Na2O होगा। तो ऐसे करके तुम लोग को
निकालना पड़ेगा, इन सब का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाम कैसे लिखोगे? एकदम सिंपल है, ये क्या है? सल्फेट है कि नहीं? सल्फेट है ना, सल्फाइट है। ठीक है, सो सल्फेट SO4 है तो ऑब्वियसली सल्फेट होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, समझ में आया? बहुत लोग ऐसे इसे गलती करके लिख देते हैं डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट, ऐसा नहीं होता, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे करके लिखा जाता है। CO3 2 माइनस होता है तो कार्बोनेट। ठीक है, लिख पाओगे नाम? हाँ। बाकी लोग लिख पाओगे? Yes, sir. हाँ सर। ऋषिकेश? Yes, sir. सो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। द मेन टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज हाउ टू मेजर द वेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, तो हर एक मॉलिक्यूल में, ये तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था ना, हम लोगों ने जो फॉर्मूला इतना, जैसे CaOH2, NaNO3, NaCO3, these are all what? H2S, HCl, these are all molecules. Yes or no? So हर एक मॉलिक्यूल में क्या होता है? हर एक मॉलिक्यूल में एटम्स होता है कि नहीं? सो वी नो दैट, ये वाला क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेशन में, पहले हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, molecular mass. In order to understand molecular mass, first we have to understand molecule में होता क्या। मॉलिक्यूल क्या होता है? कोई भी कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब जब एक या एक से ज्यादा टाइप का एलिमेंट्स मिक्स करके, मतलब कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके एक नया एक फॉर्म बनाते हैं, उसको बोला जाता है कंपाउंड। ठीक है, सो कंपाउंड में क्या होता है? एक से ज्यादा एटम्स होता है। यस और नो? and the individual units of those compounds are called molecules. समझ में आ रहा है? सो अगर मैं मास ऑफ मॉलिक्यूल लिखूं, ये तो समझ में आया ना, मॉलिक्यूल में होता क्या है? मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, सपोज दिस इज एन H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें एक ऑक्सीजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम, तो अल्टीमेटली हाउ इट इज मेड अप? It is made up of atoms. Yes or no? What are the atoms? You have two atoms of hydrogen plus one atom of oxygen. Yes or no? यही है ना? हाँ। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर मैं इस एक मॉलिक्यूल का मास निकालने का कोशिश करूं, इफ आई वांट टू फाइंड द मास of one molecule of this H2O molecule, then I have to individually find the mass of every element, है कि नहीं? Every atom. ठीक है, हर एक एटम का। यहाँ पे कितना एटम है? देयर आर टोटल ऑफ 3 एटम्स, है कि नहीं? 3 एटम्स है, 2 एटम्स है तुम्हारा हाइड्रोजन का और एक एटम है ऑक्सीजन का। सो हर एक एटम के लिए यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मास। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि mass of H2O molecule, based on this, you can say mass of H2O molecule is equal to 2 into mass of hydrogen molecule, sorry, not molecule, hydrogen atom, plus
1 into mass of oxygen. यही तो होगा ना? ये होगा ना? Yes, sir. Anyone having doubt? Yes, sir. ऋषिकेश, No, sir. ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. So this is the concept of molecular mass. तो हम लोगों ने इसी चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में देखा था. If I go to the एकदम very beginning of this chapter, I can say वहाँ पे बिगिनिंग सेकेंड क्लास में मैंने समझा था. यहाँ पे हम लोगों को पास किया था, we had found something called U. U के टर्म्स में हम लोग यूज करते थे, that was called the relative atomic mass. है कि नहीं? थर्ड क्लास में मैंने एक मतलब डेफिनेशन भी दिया था. So that one U is considered as the mass of हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का जो मास है दैट इज इक्वल टू 1 U. कैसे आया? बिकॉज U का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. है कि नहीं? याद है ना? AMU, उसको AMU या फिर U भी बोला जाता है, यूनिफाइड मास भी बोला जाता है. सो हम लोगों ने क्या किया था, हर एक एलिमेंट का मास निकाला था इन टर्म्स ऑफ U. है कि नहीं? U के टर्म्स में निकाला था. समझ में आ रहा है? हाँ. सो यहाँ पे अगर हम लोग एटम्स का मास अगर रिलेटिव यूनिट्स में लेंगे, मतलब हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना लेंगे, हाइड्रोजन का लेंगे 1 U लेंगे. ऑक्सीजन का कितना लेंगे तुम्हारा 16 U. है कि नहीं? 16 U नहीं, कितना कितना होता है हमारा, रुको, हाँ 16 U. ठीक है, 16 U ही था. इसका मास 16 है. तुम लोग का बुक में है, ये टेबल भी सीखना पड़ेगा तुम लोगों को, दिस वन. ठीक है, टेबल 3.2, टेबल 3.6 और मैंने जो टेबल लिखा है एटॉमिक नंबर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, to study these 3 tables, to learn these 3 tables. So ऑक्सीजन का कितना था 16. तो 16 का यूनिट क्या है? U है. So अगर मैं U में U के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज नॉट द एक्चुअल मास, मतलब वो ग्राम्स में नहीं है, दैट इज ए रिलेटिव यूनिट. रिलेटिव यूनिट रिलेटेड टू द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ 1 एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12. ठीक है, सो उस U यूनिट्स के टर्म्स में अगर हम लोग 16 लिखेंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन का अगर 1 है तो 16 हाइड्रोजन एटम का वेट के समान ऑक्सीजन एटम का वेट है. समझ में आया? दैट इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. समझ में आ रहा है? हाँ. हाँ, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. सो अगर इस फॉर्मूला में ये जो मैंने वैल्यू लिखा है, मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू 2 into मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 1 into मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसी चीज में अगर मैं हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के लिए अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास यूज कर रहा हूँ, सो मेरा जो H2O मॉलिक्यूल का मास निकलेगा वो तो ग्राम्स में नहीं निकलेगा ना, वो तो एक्चुअल वाला नहीं निकलेगा, वो भी रिलेटिव वाला ही निकलेगा. है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई वी से दैट if we use relative atomic mass of the individual atoms, if we express the mass of individual atoms in terms of the relative masses, then the mass of the molecule will also be called as the relative molecular mass. ठीक है, समझ में? एटॉमिक मास क्या होता है? एटम का मास होता है. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल का मास होता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास. सो अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास लिखूं, if I try to define relative molecular mass, then the definition will be like this.
हम लोग जो निकालेंगे, तुम लोग के बुक में भी जो निकाला है यहाँ पे, इफ यू सी केयरफुली, वहाँ पे क्या किया है उन लोगों ने, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन का 16 यू है, सो ऑब्वियसली ये लोग यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट यू इज नथिंग बट रिलेटिव एटॉमिक मास, है कि नहीं। सो ये जो वैल्यू आ रहा है वो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, सो द डेफिनेशन विल बी लाइक दिस, द रिलेटिव molecular mass, relative molecular mass of a substance is the mass of a molecule of the substance। मतलब हम लोग कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नहीं, बिकॉज मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जैसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट के जगह में मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज सब्सटेंस, ठीक है, तो सब्सटेंस और कंपाउंड, समझ में आ रहा है, बिकॉज कंपाउंड का जो रिलेटिव है मॉलिक्यूलर मास होगा वो पूरा हर एक इंडिविजुअल उसका जो इंस्टेंस होगा, मतलब एक एक यूनिट जो पार्ट होगा उसका, मतलब एक मॉलिक्यूल जो होगा, so that molecule will have the same, that mass of the molecule will remain uniform throughout the substance, ठीक है। So the relative molecular mass of the substance, the mass of a molecule of the substance, the mass of the molecule of the substance as compared to, क्या होगा यहाँ पे भी सेम, 1/12 मतलब 1/12 of what, 1/12 the mass of 1 carbon 12 what, carbon 12 एटम, कार्बन तो मॉलिक्यूल मत लिख देना। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन सी राइट इट लाइक दिस, तो नॉर्मल फॉर्मूला था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस divided by 1/12 into mass of 1 कार्बन, या फिर इसको C12 भी लिख सकते हैं, C12, ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ। बाकियों को सबको समझ में आया। Is it clear to everyone? Relative molecular mass. Navadeep, Rishikesh. Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर। Topic, is it understood? Yes, sir. So इसी मॉलिक्यूल का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सो हाउ डू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, मैंने ऑलरेडी समझाया है, यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है, जितना भी एटम्स हो उसमें, सोचो फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल है H2SO4, तो यहाँ पे कितना एटम्स है, ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1 और यहाँ पे 4 है कि नहीं, तो 4 5 6 7, तो देयर आर टोटल ऑफ 7 एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल। सो इन 7 एटम्स का मास हम मुझे ऐड करके ही टोटल मास मॉलिक्यूल का मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। सो दैट इज वाई इफ यू वांट टू फाइंड द, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुमको क्वेश्चन दे दे, डिटरमाइन द
मॉलिक्यूलर मास ऑफ, कुछ मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं देखना। नंबर 8 वाटर, ठीक है। सो पहले क्या लिखोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे, समझ में आ रहा है। अगर फॉर्मूला दिया नहीं है, सिर्फ नाम दिया है, तो फर्स्ट यू टू राइट द फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो द प्रोसेस गोज लाइक दिस। नेम से हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, तुम्हारा उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने क्रिस क्रॉस करके निकाला था ना, फॉर्मूला के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला होगा एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। सो फॉर यूजिंग दैट फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, समझ में। सो यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, अंडरस्टूड। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो वाटर का क्या है, पहले लिखोगे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2, है कि नहीं? ये तो पता ही है, तो निकालने का जरूरत नहीं है। अभी क्या करोगे, इंडिविजुअल जो एटम्स है, क्या क्या एटम्स है, वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना है 1 U, एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 U। ये कैसे मिला, टेबल से निकाल लेना, ठीक है, तो टेबल 3.2 में है ये, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से molecular mass of oxygen, sorry not oxygen, water is equal to क्या होगा 2 into atomic mass of hydrogen, है कि नहीं, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 1 into atomic mass of oxygen, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, इसका होगा 2 into 1 U प्लस, हाँ यहाँ पे होगा 1 into 16 U। सो टोटल कितना निकला 2U plus 16U, that gives us 18। समझ में आया कैसे किया? हाँ। सो वाक्यों को समझ में आया, दिस इज द वे यू राइट द आंसर, ये फॉर्मेट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूला तुम लोग को पता है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो रिस्क मत लेना, ऐसे तुक्का मत मार देना, ट्राई टू फाइंड द आंसर, ठीक है। सो ये वाला हो गया वाटर के लिए। सो लेट अस डू सम मोर। यहाँ पे पहला वाला होगा तुम्हारा, और उसके बाद वाला होगा फॉर एग्जाम्पल H2SO4 का जो एग्जाम्पल देगा, तो H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। सो सल्फ्यूरिक एसिड का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं निकाल के देता हूँ। अगर ऐसा एक नाम दे दिया जिसका तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है, सो कैसे करना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट आर द आयंस इन्वॉल्व, ठीक है। आयंस क्या क्या है वो पहले लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, एग्जैक्टली सेम होगा। आयंस लिखा था, सो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे आयंस ना लिख के बुक की तरह लिख सकते हो तुम लोग, बुक में फॉर्मूला था, ठीक है। सो अगर पॉलीएटॉमिक आयंस है तो यू कैन राइट द फॉर्मूला, सो या फिर डायरेक्टली आयंस भी लिख सकते हो। आयंस क्या क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड में,
ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड में होता है तुम्हारा हाइड्रोजन और H होगा और SO4 होगा, है कि नहीं? सो ऑब्वियसली H प्लस में होगा और SO4 का 2 माइनस होगा, ठीक है। सो यह हो गया आयंस। अभी इन लोग का चार्ज क्या क्या है? चार्ज हो गया तुम्हारा, दिस इज +1 दिस इज -2। नाउ लेट अस एक्सचेंज दिस वैल्यूज। सो क्या होगा अल्टीमेटली, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? H2SO4। अगर तुम लोग को ये पता नहीं है तो यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। ऐसे करके ये पहला वाला पार्ट कर लेना। ओनली आफ्टर दैट यू हैव टू यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2SO4। फिर से अभी तुम लोग यही पार्ट लिख पाओगे। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज तो ये हो गया हम लोग का। ये अभी कितना कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल कौन सा डिस्टिंग एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन इज 1, सल्फर इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 1, ठीक है। सो लेट अस राइट। सो व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ H? इसके बाद लिखेंगे, तो ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सो पहला होगा H, उसके बाद होगा S, उसके बाद होगा O, ठीक है। H का तो पता है मुझे 1 U होता है। O का कितना होता है? O का ऑब्वियसली 16 U होता है, थोड़ी देर पहले लिखा था। और रिगार्डिंग S मैं भी भूल गया। सो तुम लोग सीख लेना ये, ठीक है। सल्फर का होगा 32, सो यू टू राइट 32। सो 32 हो गया। सो अल्टीमेटली इसका तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू, हाइड्रोजन का कितना एटम्स है? 2 है, तो ऑब्वियसली 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस कितना होगा? उसके बाद सल्फर कितना है? सब्जेक्ट सल्फर कितना है? सल्फर एटम्स, हाउ मेनी आर सल्फर एटम्स? हाँ, कितना है सब्जेक्ट? हेलो Sir, how many atoms are there in this molecule? How many sulfur atoms are there in this molecule? सल्फर का कितना एटम्स है इस मॉलिक्यूल में? यहाँ पे कितना एटम्स है सल्फर का? सल्फर तो पता है ना, S है। सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर ऑफ S? कितना है? नवोदीप कितना है? सल्फर का कितना एटम्स है इस मॉलिक्यूल में? बोलो, अरे इतना सिंपल चीज क्यों नहीं बोल पाते? sir, can you please take the screen up, sir? मुझे देखा नहीं असल में sir. स्क्रीन आप मतलब यहाँ पे तो है। हाँ sir, 4. Oh sir, sorry sir, 1 होगा. यस, इट विल बी 1। क्यों 1 Sir होगा? मैंने मुझे sir मैंने नाम तो sir सर मुझे भालके देखा नहीं. सो हाइड्रोजन का कितना एटम्स है? हाइड्रोजन का 2 एटम्स है। सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 4 एटम्स है। सो द नंबर ऑफ एटम्स आर डिनोटेड बाय द सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। ये सबस्क्रिप्ट से हम लोग को पता चलता है उस एलिमेंट का या फिर उस एटम मतलब उस सिंबल का कितना एटम्स है, ठीक है, इन दैट मॉलिक्यूल।
समझ में आया? सो सल्फर के लिए क्या नेक्स्ट एलिमेंट है हम लोग का सल्फर, तो ऑब्वियसली क्या होगा 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, है कि नहीं? उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन रह गया। अभी ऑक्सीजन का कितना होगा, 4 है, तो सिंस देयर आर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई वी हैव टू ऐड 4, ठीक है? सो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो अभी ऑटोमेटिक वैल्यूज बैठाओ, कितना होगा 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब 2 इंटू 1 यू प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना था 32, है कि नहीं? 32 यू प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था 16, सो 4 इंटू 16। बस फाइंड द वैल्यूज, यहाँ पे 2 यू होगा, 32 यू होगा, 6 4 6 24, 16 4 का कितना होता है 64 16 4 64, यस। सो इफ यू ऐड दिस अप कितना मिलेगा, विल गेट 98 यू, ठीक है? 4 5 6 7 8 और 6 प्लस 3 इज 9, सो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया कैसे निकालते हैं, ये चीज समझ में आया सबको? दिस इज नथिंग बट द एटॉमिक काउंट, कितना एटम्स है उस एलिमेंट का। तो हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, इसलिए मैंने 2 एक एटम का मास को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। सल्फर का एक ही एटम है, इसलिए मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का 4 एटम था इस मॉलिक्यूल में, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? निकाल पाओगे एग्जाम में? हाँ तो इट्स वेरी सिंपल, ट्राई करना। सो मास निकालने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल। 3.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3.2 अगर नहीं लिखोगे तो नहीं कर पाओगे, नहीं सीखोगे तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज एग्जाम में जाके तुमको ये टेबल क्वेश्चन पेपर दिया नहीं रहेगा, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, सो HNO3 और एक है, HNO3 का कैसे निकालोगे? HNO3 इज नथिंग बट क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। समझ में आया? तो ये सब नाम याद रखना। HNO3 का नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड अगर तुमको दे देते तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, ठीक है? तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, तो नाइट्रेट ग्रुप होगा वहाँ पे, NO3 2 माइनस, सॉरी NO3 माइनस और H प्लस, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे HNO3 फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब अगर फॉर्मूला दिया रहेगा देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है? नंबर 1 जो मैंने लिखा है यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक, ठीक है? बस फॉर्मूला अगर लिखा है यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये वाला पोर्शन लिखने से हो जाएगा एनफ। बट अगर फॉर्मूला दिया नहीं है, सिर्फ नाम दिया हुआ है, देन यू हैव टू राइट दिस लाइन। और किसी किसी में कॉमन मॉलिक्यूल अगर नहीं होगा देन यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस एंड देन दिस पार्ट, तो ये वाला पार्ट एडिशनल हो जाता है इफ द नेम इज। समझ में कैसे लिखना पड़ता है? हाँ बाकियों को समझ में आया फॉर्मेट? यस सर। सो ये जो मास निकला 98 यू, उसके बाद वाटर का निकला 18 यू, दीज आर नथिंग बट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बिकॉज दे आर एक्सप्रेस्ड इन यू। सो यू के टर्म्स में अगर कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई एटम का अगर मास निकालते हैं देन इट बिकम्स ए रिलेटिव मास, ठीक है? रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सो ये था तुम लोगों का मॉलिक्यूलर मास लिखने का तरीका। उसके बाद होगा एक फॉर्मूला यूनिट मास। अभी फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? फॉर्मूला यूनिट है तुम्हारा हर एक इंडिविजुअल जो तुम्हारा
एलिमेंट है, सो उस हर एक एलिमेंट में तुम्हारा कितना एटम है वो मैटर नहीं करेगा। फॉर्मूला यूनिट मास इज एक्चुअली रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन इट, ठीक है। तो उस हर एक एलिमेंट का एक एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं H2SO4 का अगर मैं फॉर्मूला यूनिट मास निकालूं, सो फॉर्मूला यूनिट मास विल बी, फॉर्मूला देखो फॉर्मूला यूनिट मास बोला जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास, सो फॉर्मूला यूनिट मास से क्या पता है, फॉर्मूला इज नथिंग बट एलिमेंट्स सिंबल, और यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब है वन यूनिट, दैट इज वन एटम, समझ में आया। सो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो फॉर्मूला में है, जो मॉलिक्यूल में है, उसका एक एक एटम का जो मास है वो हम लोग अगर प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट द फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, पहले होता क्या है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। समझ में आया चीज, फॉर्मूला यूनिट मास, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, थोड़ा सा अलग है मॉलिक्यूलर मास से, थोड़ा सा अलग है, बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में हर एक जितना एटम्स है, हर एक एटम का मास को कैलकुलेट किया जाता है, बट यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है तो उस एलिमेंट्स का सिर्फ एक एक एटम का मास कैलकुलेट करके ऐड करके हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। So it is actually calculated for what? It is actually calculated for ionic compounds where discrete molecules does not exist. Discrete molecules जैसे तुम्हारा NaCl फॉर एग्जाम्पल एक हो गया, NaCl इज नॉट बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अगर तुम NaCl का जो क्रिस्टल होता है, ये जो तुम्हारा होता है ना क्रिस्टल, ये क्या है, नमक है ना। सो अगर नमक का क्रिस्टल हम लोग पानी में मिला देंगे, सो पानी में मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, दिस क्यूब ऑफ या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट विल बिकम, will dissociate into Na plus and Cl minus, समझ में आया, डायरेक्टली डिसोसिएट हो जाएगा, they will get dissociated into their respective ionic forms, मतलब वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं लगेगा, इसलिए देखना डिसॉल्व हो जाता है ना। हाँ, so इसलिए क्या होता है, दे डू नॉट हैव एनी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, मतलब एक फिक्स फॉर्म नहीं होता। जैसे वाटर का एग्जांपल मैं लूं, वाटर इज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, बिकॉज वाटर ऐसे ही इजीली डिसोसिएट नहीं हो जाता है। वाटर से अगर तुम हाइड्रोजन निकालने का कोशिश करो, इट विल टेक एक्स्ट्रा एनर्जी टू डू दैट, बट इन केस ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल, मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी इजी टू डिसोसिएट इनटू द रेस्पेक्टिव आयंस, ठीक है। सो NaCl या फिर तुम लोग का सिमिलर काइंड ऑफ जो आयनिक कंपाउंड्स है, उसको डिसोसिएट करना इजी हो जाता है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से ये एक फॉर्मूला हो गया, दिस इज वन फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला और आयन का जो सिंबल है वो है, और ये भी और एक फॉर्मूला हो गया। सो इन फॉर्मूला का जो यूनिट मास है उनका टोटल निकाल के हम लोग एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास, देन यू विल गेट द डिफरेंस। मैं साइड बाय साइड फॉर्मूला यूनिट मास भी निकालूंगा और एटॉमिक मास भी, मॉलिक्यूलर मास भी निकालूंगा, सो देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है। इन ए फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, तुम हर एक एलिमेंट को एक एक बार लिखोगे, मतलब उसका सिर्फ एक ही एटम कंसिडर करोगे, उसको बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है, ठीक है। फॉर्मूला मतलब वो सिंबल जो होता है, तो सिंबल के नीचे 2 3 ये सब हम लोग नहीं लिखते फॉर्मूला यूनिट, ठीक है।
हम लोग सिर्फ क्या, जैसे फॉर एग्जांपल H2O है तो H2O का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, H2O का फॉर्मूला यूनिट होगा HO, ठीक है, H2O नहीं होगा, HO होगा। क्यों HO होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसलिए सिर्फ HO लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना एटम है वो इंपॉर्टेंट नहीं, हाइड्रोजन वाला इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास। तो पहले फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डिफरेंस है, that only difference is that we use the formula unit for those substances which constitute particles are ions, ठीक है। तो इसका मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक गलती कर दी, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, बट यू हैव टू कैलकुलेट द एंटायर थिंग, ठीक है। वो HO करके लिखने से नहीं होगा, मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था इससे भूल गए यहाँ पे। सो माय मिस्टेक। तो इट इज एग्जैक्टली सेम, मॉलिक्यूलर मास ही है, बट डिफरेंस एक ही है, सिर्फ फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल CCl4, H2O, ये सब के लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, NaCl का निकाल सकते हैं, CaCl का निकाल सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या होना पड़ेगा, आयंस होना पड़ेगा। सो फॉर्मूला यूनिट मास सेम ही है, ज्यादा कुछ नहीं। तो फॉर्मूला यूनिट मास इज exactly same as molecular mass was specifically used for ionic compounds only. समझ में? सो एग्जैक्टली सेम है। डेफिनेशन तो तुम लोग के पास यहाँ पे है, और डिफाइन अगर बोलेगा डिफाइन फॉर्मूला यूनिट मास, तो यहाँ पे पहले लिख लेना, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। डायरेक्टली लिखोगे तो लेट अस फाइंड सम ऑफ द फॉर्मूला यूनिट mass of some elements. So for example, calculate the formula unit mass of what, mass of sodium। कभी कभार ये कॉमन सॉल्ट भी लिख सकता है, सो बी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉमन सॉल्ट में यही चीज है, सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। तो इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, सो बुक में देखो कैसे किया है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, बट फॉर दैट यू हैव टू यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला यूनिट के लिए एक फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो वी कैन से द सॉल्यूशन, फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होगा, इस NaCl, ठीक है। NaCl हो गया। सो देयरफॉर फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू, सेम है, डायरेक्टली लिख दो। अगर तुम्हारा मतलब वन मल्टीप्लाई लिखने का जरूरत नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एक एक एटम ही है यहाँ पे। एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ U। तो कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ Na कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ Na यहाँ पे देख सकते हो इस वाले टेबल में। सोडियम का तुम्हारा 23 है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू राइट 23 है, 23U प्लस दिस विल बी, क्लोरीन का कितना है 35.5, सो 35.5।
ये 35.5 क्यों हुआ ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। एक्चुअली आइसोटोप्स के कारण होता है, आइसोटोप्स का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सो कितना होगा टोटल वैल्यू विल बी 58.5। ठीक है, समझ में आया? हाँ। तुम लोग जितना भी मास लिखोगे सब में यू लिखना। ठीक है, अगर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास सिंपल दे रहा है या फिर फॉर्मूला यूनिट मास दे रहा है तो दैट ऑल दोस मासेस में अगर तुम एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास यूज कर रहे हो सो फाइनल आंसर भी यू में ही हो। सो मेक श्योर दैट यू राइट यू। ठीक है, ऐसे ही 58.5 लिख के छोड़ मत देना। यू हैज सम मीनिंग। ओके, यू अगर लिखोगे इसका मतलब है यू आर राइटिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा? तो सोचो कैल्शियम क्लोराइड का मुझे पता नहीं है बट इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो इसका मुझे पता है कि कैल्शियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। जो भी चीज का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना देगा वो कंपाउंड क्या होगा? वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा। सो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो आयनिक मॉलिक्यूल होगा, तो इसका मतलब देयर विल बी आयंस इनवॉल्व। ठीक है, सो आयंस क्या क्या होगा? यहाँ पे कैल्शियम होगा और यहाँ पे क्लोरीन होगा। समझ में आ रहा है? तो कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? तो कैल्शियम का चार्ज होगा तुम्हारा यहाँ पे Ca2 प्लस, और तो ऑब्वियसली +2 होगा यहाँ पे, और इसका होगा कितना? -1 होगा। सो लेट अस क्रॉस एक्सचेंज those charges and we will get the formula क्या मिलेगा? Ca1 होगा तो Ca लिखेंगे से, और Cl2 होगा, CaCl2। ठीक है, समझ में आया? सो वी कैन राइट फॉर फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड is CaCl2। अभी यहाँ पे इसका मास कैसे निकालेंगे? देखो, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू क्या होगा? कैल्शियम का सिर्फ एक ही है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 है, सो वी कैन राइट 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, समझ में? कैल्शियम का हो गया तुम्हारा एटॉमिक मास क्या कितना होगा? कैल्शियम का तुम्हारा होगा, बुक में अगर देखोगे कैल्शियम का है 40। ठीक है, 40 है, और क्लोरीन का कितना? 35.5। सो लेट अस राइट दैट। सो दिस इज 40U and this is 2 into 35.5 U। सो कितना आ रहा है वैल्यू? 40U प्लस 35.5 कितना होता है? 35.5 इंटू 2, 35 प्लस 35 gives you 70, तो 71 होगा, है कि नहीं? कितना आया अल्टीमेटली? 111। ठीक है, दिस इज हाउ दे कैलकुलेटेड also in your book। so 111 समझ में आया फॉर्म कैसे किया? सो फॉर्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज है, सिर्फ फॉर्मूला यूनिट हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, मैंने यूज करते हैं। समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? हाँ सर।
Yes, sir. नवदीप? Yes, sir. एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ज्यादा मत कॉम्प्लिकेट करना, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो अगर मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे, फॉर्मूला यूनिट मास भी निकाल पाओगे, दैट इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज तुम लोगों को समझाया था, दैट वाज कॉल्ड द, ये वाला नहीं था, इसके आगे वाला क्लास लिखा था, वी हैड कैलकुलेटेड समथिंग कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास, है कि नहीं? ग्राम एटॉमिक मास निकाला था हम लोगों ने, याद है? ये तो तुम्हारा एटॉमिक का हो गया, इससे पहले वाला क्लास, हाँ इसमें था। तो वी हैड कैलकुलेटेड समथिंग कॉल्ड, कहाँ पे था ये वाला? हाँ, so we had discussed gram atomic mass. So what was gram atomic mass? The atomic mass of an element expressed in grams. ठीक है, हम लोग जो यू में आंसर लिखा है हम लोगों ने, वही आंसर अगर हमें यू के जगह में मैं जी लिख देता, जस्ट इफ आई रिप्लेस यू विद जी, देन माय आंसर विल बी कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, है कि नहीं? सो सिमिलरली हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? So let us find the, so we are going to see how to calculate the atomic masses. So this is number 1. ठीक है, this is number 1. So इसके बाद होगा हम लोग का नंबर 2 है फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, नंबर 2 क्या है? फॉर्मूला यूनिट मास है। और नंबर 3 में जो आएगा, सो नंबर 3 is a way of calculating the mass of molecules called gram molecular mass. So gram molecular mass क्या होता है? So you can say that the molecular mass of a substance expressed in grams, as simple as that. ठीक है, हम लोगों ने जो ये मॉलिक्यूलर मास निकाला थोड़ी देर पहले, 101, 11 यू, उसके बाद तुम्हारा वाटर का कितना था, 18 यू। अगर वाटर का मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सो व्हाट आई विल से द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 जी। ठीक है, समझ में आया? सो एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास निकाला था। तो एग्जांपल्स देते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। सो नंबर 1 एग्जांपल इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है H2। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 2U। क्यों 2U होगा? बिकॉज एक तुम्हारा हाइड्रोजन का है 2 into 1 होगा, तो ऑब्वियसली 2 into 1U इक्वल्स टू 2U। ये तो समझ में थोड़ी देर पहले किया है। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा? देयरफॉर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 ग्राम्स। खत्म। ठीक है, मतलब जो तुमने U में आंसर लिखा है, उसी आंसर को अगर U के जगह में जस्ट रिमूव द U एंड राइट G हियर, देन योर आंसर विल बी डन। ओके, समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं, ये चीज समझ में आया सबको? हाँ। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट।
उसके बाद इफ आई राइट हाइड्रोजन के जगह में अगर मैं मीथेन लिखूं, मीथेन फॉर एग्जांपल, मीथेन का क्या है, मीथेन तुम्हारा एक मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोकार्बन, तो इसका फॉर्मूला है CH4। तो CH4 का कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली कार्बन का 12 है, सो वी कैन राइट 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 4 है, सो 4 into 1 है कि नहीं, सो दिस मच U, सो कितना होगा, इट विल बी 16U है कि नहीं। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना होगा, एकदम सिंपल, इट विल बी 16 ग्राम्स है कि नहीं। सो जैसे हम लोगों ने ग्राम मॉलिक्यूल निकाला था, तो व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल, यू कैन से द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को ग्राम मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। तो मतलब CH4 का ग्राम मॉलिक्यूल कितना है, 16 ग्राम से, ठीक है, समझ में। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, so the gram molecule of a substance, gram molecular mass of a substance is called gram molecule. So you can find how many gram molecules are there in certain amount of माने मास, 132 ग्राम्स दे दिया, तो 32 ग्राम्स में कितना होगा, कितना मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स होगा CH4 का, ऑब्वियसली 2 होगा। कैसे निकालते हैं, जैसे एटम्स के लिए निकाला था, सेम प्रोसेस है। सो दिस इज द फॉर्मूला, द नंबर ऑफ gram molecules, यहाँ पे एटम्स नहीं होगा, नंबर ऑफ ग्राम molecules is equal to mass of substance in grams, उसके बाद molecular mass, molecular mass of substance, okay। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तुम्हारा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 64 grams of मीथेन, क्या होगा, क्या, हाउ विल यू कैलकुलेट दैट, बहुत सिंपल है, हम लोगों को 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितना है वो पता है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, so I can directly say this will be 64 grams by, क्यों not 64 grams obviously, हाँ ये गिवन होगा, ठीक है, गिवन कितना है, 64 ग्राम्स टोटल वेट है मीथेन का। अभी इसमें कितना है, कितना मॉलिक्यूल्स, अल्टीमेटली जो ग्राम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है टोटल कितना मॉलिक्यूल है 64 ग्राम में, मीथेन का कितना मॉलिक्यूल, सो दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 है कि नहीं। सो CH4 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 64 ग्राम्स बाई 16, यहाँ पे यू लिखते हैं, यू यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। सो वी कैन डायरेक्टली, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना था, एक्चुअली ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, समझ में आया। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, थोड़ी देर पहले निकाला हम लोगों ने, दैट इज 16 ग्राम्स, ठीक है। अगर निकाला नहीं है तो यू हैव टू राइट दिस पार्ट फर्स्ट, ओके, पहले ये पार्ट निकाल लेना पड़ेगा, देन यू हैव टू डू दिस पार्ट। सो 16 ग्राम्स होगा, सो 16 तुम्हारा 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन में कितना ग्राम मॉलिक्यूल्स है, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन आर देयर, दैट मीन्स 16 4 by 16, that is 4, so there are 4 gram molecules of
मीथेन इन 64 ग्राम्स ऑफ, समझ में, मतलब 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन में तुम्हारा 4 ग्राम मॉलिक्यूल मिले, ठीक है, बिकॉज वह 16 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 होगा यहाँ पे। समझ में यह चीज एग्जैक्टली सेम है इसकी तरह, इसकी तरह एग्जाम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। आ गया, हाँ, यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास लिखा था सेम है इसकी तरह, ओके, एग्जैक्टली सेम है, जैसे एटम के लिए था, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल का यूज करते, अदरवाइज इट्स द सेम। क्लियर हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो दीज आर द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मासेस दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया सबको? हाँ। बाकियों को समझ में आया? यस सर। ऋषिकेश नवोदित समझ में आया? यस सर। ये एक्चुअली तुम लोग का बुक में नहीं है, बट स्टिल मैंने क्यों सब समझाया, बिकॉज क्लास 9 के लेवल में ये 3 टाइप का मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो दीज आर द 3 टाइप्स। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला वाला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 1 और 2 ज्यादा आएगा, नंबर 3 आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता, बट जानना चाहिए। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना, नया चीज है, तुम लोग को पता नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये मोल क्या होता है, ठीक है, मोल का मतलब है, मतलब इट्स अ लैटिन वर्ड, ठीक है। व्हाट इज मोल? सो इट्स अ लैटिन वर्ड, so what does it mean? It means a meaning any one of the following things. So it can mean तुम्हारा, it can mean a collection और एक ग्रुप, ठीक है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो फाइल बोल सकते हो, होता है ना, फाइल बोल सकते हो, हीप बोल सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द सम कॉमन मीनिंग्स ऑफ मोल, ठीक है। सो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये समझ में आ रहा है? सो सोचो तुम्हारे पास एक कोई सब्सटेंस का है, वो सोचो एक लिक्विड है, सपोज यू हैव सम लिक्विड, सपोज वाटर का एक लिक्विड, सपोज यू हैव 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml, दिस इज H2, ये समझ में आया? सो अभी क्या होगा, यहाँ पे you don't have one molecule here, instead in this 50 ml of molecule you have many, almost बोल सकते हो you have millions of molecules, बोल सकते हैं, in just 50 ml of water। So this contains millions of H2O molecules, this 50 ml of water, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो मिलियन जो मैंने बोला है दैट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन नंबर, है कि नहीं? ये जो मैंने चीज बोला है दैट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, कि हाँ ऐसा है, एटम मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा होता है, एटम्स और भी छोटा होता है, सो दैट इज हाउ आई कैन गेस दैट अप्रोक्सीमेटली some millions of H2O molecules are there, but if you want to exactly find, या फिर सोचो मैं ml के जगह में अगर मैं 50 grams of water so in this mass, in this amount of water,
that the amount of water that weighs 50 grams. So suppose in this 50 grams of water, you have to find the exact number of molecules. निकाल पाओगे क्या? कैलकुलेट करोगे, हाथ से कैलकुलेट करोगे? इट्स वेरी इम्पॉसिबल, है कि नहीं? मतलब मॉलिक्यूल तो हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते. इवन इफ यू ट्राई विद अ माइक्रोस्कोप, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो finding the exact number of या फिर almost close to the actual value of molecules, the actual count of molecules is very difficult, है कि नहीं? So इसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, एंड बेस्ड ऑन दैट द मोल कंसेप्ट वाज डिस्कवर्ड. ठीक है, अच्छा से सुनो. मोल कंसेप्ट क्यों यूज किया गया था? सो दैट यू कैन एग्जैक्टली फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है, एक गिवन अमाउंट ऑफ, मतलब गिवन क्वांटिटी में. ठीक है, फॉर अ गिवन इन अ गिवन मास ऑफ दैट सब्सटेंस यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट या फिर अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर जब बोल रहा हूँ, नंबर मीन्स इट विल बी अ वैल्यू. ठीक है, सपोज ऐसा होगा तुम्हारा 12 into 10 to the power, सो जो तुम्हारा 40. सो दिस ऐसा टाइप का कुछ वैल्यू मिलेगा. सो ऐसा टाइप का वैल्यू निकालने के लिए द मोल कॉन्सेप्ट वाज डिस्कवर्ड. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझ में आया आइडिया? मतलब जस्ट इनिशियल पार्ट थोड़ा समझ में आया. मोल कॉन्सेप्ट क्यों डिस्कवर किया गया था? हाँ. आदर्श, नवोदीप, ऋषिकेश, काव्यिक, थोड़ा सा आइडिया समझ में आया? जब हम लोग पढ़ेंगे और क्लियर होगा. बट इनिशियल कारण तो समझ में आएगा ना. दिस इज नॉट एन एक्चुअल वैल्यू, दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन. बट कुछ कुछ जगह में you cannot use approximation, you have to find the exact value. So exact number of molecules या फिर exact number of atoms, अगर molecules निकल गए तो atoms निकालना तो easy है कि नहीं? Suppose you know that यहाँ पे 10 molecule है H2, किसी पोर्शन में 10 molecule है H2 का, तो obviously so if there are 10 molecules of H2, then you can easily say how many. तो हर एक molecule में 3 करके atom है, so there will be 30 atoms in total, है कि नहीं? इस 10 मॉलिक्यूल में कितना होगा? 30 एटम्स होगा. ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के कितना एटम्स होगा? 30 होगा. समझ में आ रहा है? सो इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर मे बी द केस, सो इन बोथ हर एक में क्या होगा, हम लोगों को क्या चाहिए? वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि हाँ, इस 50 ग्राम पानी में इतना एटम्स है या फिर इतना मॉलिक्यूल्स है. If I can find that, तब वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होता है कि वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट, मतलब वहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल भी ज्यादा ऐड कर दोगे तब वो जो प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर जो रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं वो फेल हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता है. वो रिएक्शन जिस तरीके से तुमको प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ सकता है. समझ में? सो इन टू कंट्रोल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका एक वेट के साथ, मास के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ एक रिलेशनशिप होता है. क्योंकि हम लोगों ने जब मास निकाला था वो ऑब्वियसली दैट वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जितना भी सॉरी एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है उसके बेस में निकाला था. तो ऑटोमेटिकली ये 50 ग्राम्स को अगर मैं 51 ग्राम्स कर दूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली इंक्रीज, है कि नहीं? याद समझ में आ रहा है ना? अगर मैं 51 ग्राम ऑफ वाटर लूंगा और एक में मैं 50 ग्राम ऑफ वाटर लूंगा तो मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होगा? H2 मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा होगा? ऋषिकेश, ऋषिकेश किस में ज्यादा होगा? बोलो. मैंने एक बीकर लिया, वहां पे 51 ग्राम्स ऑफ वाटर है और यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ वाटर है. मॉलिक्यूल काउंट किस में ज्यादा होगा? नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा या फिर इसमें ज्यादा? ऑब्वियसली 51 में. बिकॉज 51 में क्या होगा? 51 में तुम्हारा ये जो मास, वो जो 1 ग्राम बढ़ गया,
कि 1 ग्राम में मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ 1 ग्राम में तुम्हारा एक ही मॉलिक्यूल बना है, ऑब्वियसली थाउजेंड्स या फिर लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में बी एडेड टू गिव दैट 1 ग्राम, है कि नहीं? सो ऑब्वियसली इसमें तुम्हारा मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहे, 51 ग्राम्स में ज्यादा रहेगा। सो कितना ज्यादा रहेगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मोल कॉन्सेप्ट। समझ में आया? सो ये मोल कॉन्सेप्ट क्यों आया गया था? बिकॉज हर एक केमिकल सब्सटेंस में एटम होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है, तुमको पता है कि बेसिक यूनिट होता है। तो अभी उसी चीज का हम लोग का अगर इंडिविजुअल काउंट निकालना पड़ेगा, सो अगर एक एक करने निकालने जाएंगे देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट इज ऑलमोस्ट द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इसलिए क्या किया जाता है, एक अप्रोक्सीमेटेड एग्रीगेट वैल्यू निकाला जाता है। दैट एग्रीगेट वैल्यू इज important because in certain reactions, in certain conditions, that number of molecules या फिर that number of atoms have to be controlled. So for that what happens, the mole concept becomes a handy tool. It becomes a very important tool for conducting experiments in the laboratory. Laboratory में जब experiment किया जाता है, normal वाला स्कूल वाला experiment नहीं, सोचो कोई कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी एक मेडिसिन बना रही है। सो फॉर making that, manufacturing that medicine, they have to perform some tests, they have to make some reaction। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद कैसा प्रोडक्ट निकलता है, उस प्रोडक्ट के बेस पे वो लोग मेडिसिन बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को, उस एंजाइम या फिर उस केमिकल को यूज करके वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। तो इन दो सिनेरियोस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स जो प्रोडक्ट में रहेगा या फिर रिएक्टेंट में जो यूज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वहां पे थोड़ा सा एक या फिर दो मॉलिक्यूल अगर बढ़ गए या फिर घट गए, देन द प्रोडक्ट में कंटेन, मतलब वहां पे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट एक जो चाहिए था वो नहीं निकलेगा, कुछ और निकल जाता। समझ में? सो इन सच कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, इन सच कंट्रोल्ड रिएक्शन, the number of molecules or the number of atoms have to be known beforehand। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है वहां पे, कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं आपस में या कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, दे हैव टू नो। सो फॉर दैट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, सो इफ आई राइट द मोल कॉन्सेप्ट, इफ आई राइट मोल ऑफ एटम्स, इफ आई ट्राई टू राइट, मॉलिक्यूल का बात छोड़ देता हूँ मैं, if I try to write a mole of atoms, so what is a mole of atoms? So a mole of atoms is a collection, यहाँ पे देखो मैंने लैटिन वर्ड में कलेक्शन वर्ड का यूज किया था, तो यहाँ पे मैं कलेक्शन यूज कर रहा हूँ। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ एटम्स whose total mass is the number of grams equal to the atom। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये पहले जान लेते हैं। सोचो मैं एक ग्रुप, सोचो मैं हाइड्रोजन एटम का एक ग्रुप लेगा। सो तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जितना एटम्स है, आई एम कंसीडरिंग देम एज वन कलेक्शन, इट्स वन सिंगल कलेक्शन। अभी उस कलेक्शन में तुम्हारा हाइड्रोजन एटम या फिर अलग भी हो सकता है, अलग मतलब अलग मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, बट आई एम ओनली कंसर्न अबाउट हाइड्रोजन। सो if I consider only the hydrogen atoms in that entire water, so इस वाटर में 50 ग्राम पानी में जितना भी हाइड्रोजन एटम्स है, अगर मैं उन लोग को एक कलेक्शन में कंसीडर करता हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स। ठीक है, कितना ग्राम्स है, ठीक है, सो नंबर ऑफ ग्राम्स इक्वल टू द एटॉमिक मास। सो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का वो एटॉमिक मास है 1 U। ठीक है, अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करूंगा, सो दैट विल गिव अस 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम मतलब जो वेट है, 1 ग्राम का जो मास है, उसमें कितना एटम्स फिट हो रहा है, कितना एटम्स आ रहा है। सोचो 1 ग्राम में मेरा आ रहा है तुम्हारा, सोचो एग्जांपल एक नंबर होता है यहाँ पे, सोचो मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, आई एम गेटिंग सम
12 into 10 to the power 40 एटम्स हो सकता है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में या फिर 1 ग्राम पानी में हमारा इतना सारा एटम्स हो सकता है। यस और नो, समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड द मोल ऑफ एटम्स। थोड़ा सा समझ में आ रहा है ये चीज? थोड़ा सा आइडिया समझ में आया इस चीज का? हाँ। अदर्स कोई डाउट हो तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, पहले अगर अच्छा से नहीं समझोगे तब डिफिकल्टी होगा बात। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इतना सारा एटम्स का मास 1 ग्राम है कि नहीं? सो क्यों 1 ग्राम है? बिकॉज 1 ग्राम में उस कलेक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, वो जो कलेक्शन है उसमें इतना सारा एटम्स है, इतना सारा एटम्स का मैं अगर मास निकालना जाऊंगा, ऑब्वियसली एक एक एटम करके तो मैं ऐसे वेइंग स्केल में तो नहीं डाल सकता ना, इट इज इम्पॉसिबल। जो हम लोग जब मास निकालते हैं कोई भी कंपाउंड है फिर कोई भी मॉलिक्यूल का, हम लोग एक ग्रुप का मास निकालते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 50 ग्राम पानी है, सो ऐसा नहीं है कि मैं एक एक मॉलिक्यूल को वेइंग स्केल में ऐड करके निकाल रहा हूँ कि हाँ ये मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया, ऐसे करके मैं हर एक मॉलिक्यूल का मास ऐड करके मैं यहाँ पे ऑब्वियसली वैसे निकलता है, बट एक एक मास को मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग द मास ऑफ दैट एंटायर 50 ग्राम्स ऑफ वाटर, है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ, बीकर में पानी भर के बीकर को मेजर कर रहा हूँ, खत्म। बीकर का मास को माइनस कर दे रहा हूँ, बस मुझे पानी का मास मिल गया। Yes or no? So the mass that we have found is actually the mass of the collection. बोल सकते हो कि 50 ग्राम में जितना मॉलिक्यूल्स है उसका मैंने मास निकाला है, बोल सकता हूँ ना? समझ में आ रहा है या फिर कंफ्यूज हो गए हो? किस किस को समझ में नहीं आया? समझ में नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा फिर से, अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ये जो हम लोगों ने 50 ग्राम्स निकाला, ये 50 ग्राम्स मुझे कैसे पता चला? बिकॉज आई हैव poured the water in this beaker and then I have put a weighing scale here. यहाँ पे मैंने एक weighing scale यूज किया, weighing scale से मुझे यहाँ पे पता चल गया इसका मास कितना है। और अगर मुझे पानी के एग्जैक्ट मास निकालना है तो क्या करूंगा, खाली बीकर का मास लूंगा और पानी के साथ बीकर का मास लूंगा। ऑब्वियसली पानी के साथ जो बीकर का मास है वो ज्यादा होगा। सो सपोज पानी के साथ जो बीकर का मास निकला था वो 58 ग्राम्स का निकला। सो 58 ग्राम्स को मैं अगर माइनस करूंगा खाली बीकर, खाली बीकर का तो 8 ग्राम से, सो ऑब्वियसली कितना निकलेगा, पानी का एग्जैक्ट निकल जाएगा, दैट विल बी 50 ग्राम्स, है कि नहीं? ये बीकर विथ वाटर, दिस इज बीकर विदाउट वाटर। समझ में आया? बोलो, ये निकलेगा हाँ। सिर्फ पानी का मास मुझे मिल जाएगा। बट ये जो मैंने पानी का मास निकाला, इज इट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? नो, इट इज नॉट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इट इज द मास ऑफ ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल्स है इस 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में, उनका मास ही अल्टीमेटली कैलकुलेट मतलब एड अप होके 50 ग्राम्स मिला हम लोग, है कि नहीं? सो अगर मुझे 50 ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एक्चुअली 50 ग्राम्स ऑफ वाटर मतलब कितना मॉलिक्यूल्स का मास है, अगर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकालना है, देन आई कैन से दैट दिस विल बी द कलेक्शन, ठीक है? सो दैट इज नथिंग बट द मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अभी समझ में आया थोड़ा सा? हाँ सर। हाँ सर। सो हम लोग जब भी कोई चीज का, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हो या फिर कोई भी चीज है, 1 ग्राम 2 ग्राम का अगर निकालते हैं, उस 1 ग्राम 2 ग्राम में देयर आर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियंस ऑफ आयंस,
सो हर एक चीज का अगर हम लोगों को मास निकालना है, सो दैट हैज टू बी फिक्स्ड इन सर्टेन सिनेरियोज। तो वो जानना पड़ेगा, हाँ ये मुझे इतना, मैंने इतना एटम्स यूज किया, इसलिए मेरा मास इतना है, इतना रिएक्टेंट का मास इतना है। सो ये चीज तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द, मतलब वहां पे मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है। मोल कॉन्सेप्ट क्या करता है? मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स निकालने को अलाउ करता है फ्रॉम द मास ऑफ द कंपाउंड। मतलब वी कैन फाइंड दिस वैल्यू फ्रॉम दिस एंड अगेन वी कैन फाइंड दिस वैल्यू फ्रॉम दिस। समझ में आ रहा है? सो मोल कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द मोलर मास। मोलर मास में कितना एटम्स होगा, कितना पार्टिकल्स होगा, वो लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो एक अच्छा डायग्राम है मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट का एक डायग्राम है दैट इज गिवन इन ट्रायंगल। तुम लोग का अगर बुक में है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ मेरे पास में है शायद। हाँ, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एवोगाड्रोस नंबर भी पढ़ेंगे यहाँ पे। सो मोलर मास के लिए क्या है? मोलर मास के लिए तुम्हारा एक ट्रायंगल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख पाएंगे कि हाँ तुम्हारा मोलर मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, हर एक मोल में कितना एटम्स होता है। ठीक है? सो कन्वर्जन एक होता है ऑब्वियसली। तो मोल कॉन्सेप्ट यूज करने से क्या होगा? इस 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में सोचो वी हैव अराउंड 50 grams of water. Suppose there are almost, मैं 16 लिखता हूँ, उसका जो एटॉमिक मास है 18 है। 18 इंटू 10 टू द पावर, सोचो यहाँ पे 60, दिस मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये जो मैंने वैल्यू, ये एक्सैक्ट एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैं जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ। सो दीज आर इंटरचेंजेबल। मतलब अगर मेरे पास ये है, देन आई कैन फाइंड कि इतना सारा एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मुझे चाहिए। अगर कोई एक्सपेरिमेंट में मुझे कितना ग्राम ऑफ वाटर यूज करना है। सिमिलरली अगर मैं 50 ग्राम्स ऑफ वाटर यूज कर रहा हूँ किसी एक्सपेरिमेंट में, तब मुझे पता होगा कि हाँ मुझे मैं इतना, मेरा इस रिएक्शन में इतना मॉलिक्यूल्स यूज हो रहा है, मतलब दे आर रिएक्टिंग। समझ में आ रहा है? सो अगर ये तुम्हारे पास है देन यू कैन फाइंड दिस, और अगर ये तुम्हारे पास है, if you have this count at your hand, then you can find। समझ में आया? सो यहीं पे मोल कॉन्सेप्ट का मतलब यूज होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट अलाउज अस टू फाइंड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन मास ऑफ द कंपाउंड, या फिर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारा चीज आ जाता है। यू हैव एवोगाड्रोस नंबर, मोलर मास। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ मैं आज आइडिया देने के लिए समझा दूंगा। थोड़ा सा समझ में आया मोल कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा भी? हाँ। बाकियों को समझ में आया? यस सर। मोल कॉन्सेप्ट का मेन फंडा क्या है? मोल कॉन्सेप्ट का मेन फंडा है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज, जैसे एक चम्मच हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड ले ली, ठीक है, कोई भी रिएक्शन कर रहे लैब में, एक चम्मच सोडियम क्लोराइड, अभी उस एक चम्मच का ऑब्वियसली कोई ग्राम में मेजरमेंट होगा, तो 1 ग्राम 2 ग्राम होगा। रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर कैसे पता चले? ऐसे तो तुम ऐसा एक एक करके दाना करके माइक्रोस्कोप से तुम एक एक मॉलिक्यूल को काउंट नहीं करोगे ना, ऑब्वियसली दैट वुड टेक, मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगा तब भी वो काउंटिंग खत्म नहीं। सो इसलिए क्या होगा, वी कैन से टू ईज दिस प्रोसेस द मोल कॉन्सेप्ट इज, द मोल कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे जा सकते हो, फिर से यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो। सो यूजिंग एनी वन ऑफ द थिंग यू कैन फाइंड द अदर वन। सो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे हमारा मोल कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं।
इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। सोचो मुझे 180 ग्राम ऑफ पानी, सोचो 1 लीटर पानी में कितना मॉलिक्यूल्स है। just to make sure, just to give you an example, mole concept allows us to find answers like how many molecules of H2O makes 1 kg of water। समझ में आ रहा है? या फिर उसको तुम रिवर्स लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल what is the mass of 7.04 into 10 to the power 40 atoms of oxygen। सो अगर तुम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट समझ, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, अगर ये चीज समझ लो ना, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ऐसा स्ट्रेंज लगता है ना, 1 केजी पानी में कितना कितना मॉलिक्यूल है, इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। एक चम्मच वो पानी में कितना सारा मॉलिक्यूल्स होगा, ऑब्वियसली एक केजी फिर 1 लीटर पानी में तो बहुत ही होगा। सो वी कैन फाइंड एग्जैक्टली कितना होगा। सो इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को, ऋषिकेश, नवदीप? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मंडे को, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में भी चाहिए होगा, क्लास 10 में भी चाहिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट नाउ, बिकॉज नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास 10 में टीचर सोच ही लेगा तुम लोग को ये पता है, इसलिए दे वोंट रिपीट इट। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना तक ही। बाय बाय, गुड नाइट। सबको समझ में आया? तो मतलब एक्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट तो फिर से मैं समझाऊंगा। अदर देन दैट, ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, ये समझ में है? देयर आर 3 डिफरेंट टेक्निक्स। Yes, sir. सो थैंक यू, बाय Yes. बाय, गुड नाइट। Bye. Good night. Bye, sir. Good night.